वेलकम टू गाइडली। आज हम आपके लिए ले आए हैं जेआईबी क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी का सेशन 5। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल के बारे में। बेसल जो है वो सबसे ज़्यादा आपको डराता है, बेसल 1, 2, 3। हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों 1 से 2 पे जाना पड़ा, 2 से 3 पे जाना पड़ा, क्या जो मेजर चेंजेस थे जिनकी वजह से 2 से 3, 3 से मतलब 1 से 2, 2 से 3 पे स्विच करना पड़ा। ठीक है, तो बेसल नो हमको डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये चीज़ भूल जाइए कि आपको कोई और सेशन सिखा देगा। अगर ये नहीं सिखा पाया तो कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा मैं कि कोई और नहीं सिखा पाएगा, लेकिन अगर ये नहीं सिखा पाया तो आप कहीं से नहीं सीख पाएंगे। इतनी बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको ये समझाने वाला हूँ मैं। एट द एंड ऑफ 1974 कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे कि कब ये शुरुआत हुई थी, कहाँ कौन सी सिटी के अंदर हुई थी, कौन कौन इसके मेंबर थे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, और जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ क्यों की गई थी तब हमें उसकी महत्व ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो उसका महत्व को ज़्यादा पता लगाने के लिए पहले पढ़िए कि क्यों इसका ओरिजिन हुआ था। एट द एंड ऑफ 1974 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, याद रखिएगा कि शुरुआत में 10 कंट्रीज जो गवर्नर थे सेंट्रल बैंक के, उन्होंने कमेटी बनाई कि एक सुपरवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, और कमेटी यूजुअली कहाँ मिलती थी, ये कहाँ बैठती थी, स्विट्जरलैंड के अंदर बेसल जो सिटी है वहाँ पर, और इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया बेसल कमेटी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि बेसल क्या है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। द कमेटी के मेंबर जो थे वो बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से आते थे। Countries are represented by central banks and also by authority with formal responsibility of prudential supervision of banking business. With this is not the central bank. सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और जहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं है तो वहाँ पे जिनके पास सुपरविजन की अथॉरिटी होती थी, जो रिस्पॉन्सिबल होते थे वो आते थे। ठीक है, बेसल कमेटी डज नॉट पोजेस एनी फॉर्मल सुपरनोशनल सुपरवाइजरी अथॉरिटी और इट्स कंक्लूजन डू नॉट वर नेवर इंटेंडेड टू हैव लीगल फोर्स। कोई लीगल फोर्स नहीं है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। ये वॉलेंट्री है नेचर के अंदर, क्योंकि ये एक बड़े ही एक्सपर्टीज़ के साथ अपनी जो है सुपरविजन के तौर पे अपनी रिपोर्ट्स देती है, इसलिए सारे बैंक्स इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, रादर इट फॉर, और ये कहा गया है कि हम ये बता रहे हैं, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं उनको, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं। ठीक है, वो रिकमेंड करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इन द एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल अथॉरिटीज विल टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, तो बेसल 1 जो था वो फॉलो किया गया था बेसल 2 के द्वारा 2004 के अंदर, विच वॉज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड व्हेन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस अकर्ड। और इससे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में देखा गया कि बेसल 3 की ज़रूरत है। तो चलिए जान लेते हैं बेसल 1 क्या है और बेसल 2 पे स्विच क्यों करना पड़ा। बेसल 1 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 के अंदर, और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 1999 के अंदर। इसका फोकस प्राइमरी किसके ऊपर था, क्रेडिट रिस्क के ऊपर था, डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर था। ठीक है, कि कोई भी जिसकी ऑब्लिगेशंस है वो पे नहीं करेगा, इसके बारे में जो था इसका फोकस था, क्रेडिट रिस्क के बारे में इसका फोकस था। तो पूछा जा सकता है कि बेसल 1 में किस रिस्क के ऊपर फोकस था, क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस था। बेसल 1 के अंदर जो था, बस चलिए एक बात और बता दूं कि बेसल 1 के बाद बेसल 2 आया, और जो चीज़ें कमियां लगी कि बेसल 1 में रही हैं, बेसल 2 आया। उसके बाद सब लग रहा था कि हाँ अब तो सारी चीज़ें कवर कर ली गई है। उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो जानने को मिला कि जी नहीं, इन चीज़ों के साथ साथ जो बेसल 2 के अंदर कही गई हैं उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हमें करना पड़ेगा, और बेसल 3 आया। ठीक है, जो कि आज की डेट में बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। As per Basel 1, all banks were required to maintain a capital adequacy ratio of 8%. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में हम जान देंगे। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल के बीच का जो रेशो होता है उसे बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ठीक है, जो कहा गया था कि आपको 8% रखना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कि ये कैसे निकलता है। टीयर, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था कैपिटल को, कि टीयर 1 और टीयर 2 तरीके की जो कैपिटल होती है। टीयर 1 कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो होती है वो कोर कैपिटल होती है, जो परमानेंट और रिलायबल होती है।
टीयर 2 कैपिटल होती है वो कुछ जो प्रोविजंस रखे गए हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं, जो प्रोविजन रखे गए हैं एनपीए के अगेंस्ट, ठीक है, तो उन तरीके से जो कैपिटल बनती है वो टीयर 2 कैपिटल होती है। याद रखिएगा टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है। और टीयर 1 में क्या आता है, जो आपकी इक्विटी होती है, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं वो आते हैं। रिस्क वेटेड एसेट जो होता है वो बैंक का एसेट वेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क, ठीक है, जिस हिसाब से रिस्क है। मान लीजिए कि कोई हाउस लोन है, ठीक है, तो हाउस लोन के अंदर आपकी रिस्क सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास इक्विटेबली मॉर्टगेज है प्रॉपर्टी, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी रिस्क बढ़ती जाती है, सिक्योरिटी आपकी कम होती जाती है, रिस्क जो है वो बढ़ती जाती है उस एसेट्स के साथ, ठीक है। उसी हिसाब से आपको कैपिटल भी ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट फॉर बेसल 1, बेसल 1 को क्लासिफाई किया गया है बैंक के एसेट के अंदर 5 कैटेगरीज के अंदर। कैसे कैसे? 0%, 10%, 20%, 50%, 100%। बैंक के एसेट्स जो थे वो 5 हिस्सों में बांटे गए। 0% कैटेगरी में क्या आता था? जो कैश पड़ा है बैंक के पास, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बैंक के जो डेट्स हैं जो उठाए गए हैं, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो OECD का हिस्सा है, ठीक है, उनके साथ अगर कोई भी तरीके का कोई लेन देन, कोई लोन वगैरह हुआ है तो वो 0% की कैटेगरी में आता है। पब्लिक सेक्टर डेट है वो कैन बी प्लेस्ड इन 0, 10, 20, 50% डिपेंडिंग ऑन द डेटर, ठीक है, कि वो कितना सिक्योर है। अगर मान लीजिए कि कोई आपने बैंक गारंटी दी और 100% FD के अगेंस्ट में दी है तो वो ऑब्वियसली आपकी 0% रिस्क कैरी करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको कभी कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया और आपको वो पैसे पे करने पड़े तो वो आपके पास FD पड़ी है, आप उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। बात आती है अगली 50% कैटेगरी। तो 50% कैटेगरी में रेजिडेंशियल जो मॉर्टगेज थे वो कैरी किए गए, और 100% की कैटेगरी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क था वो नॉन OECD बैंक्स हो गए, रियल इस्टेट, प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड एट अदर बैंक्स, तो वो 100% की कैटेगरी में रखे गए जो प्राइवेट सेक्टर के रेट थे, जहाँ पे नुकसान होने का ज़्यादा खतरा था। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर एक बैंक के पास 100 रुपये कैश रिजर्व है, 200 रुपये इसने होम मॉर्टगेज के अंदर लोन दे रखा है, 300 रुपये के लोन दिए हुए हैं कंपनीज को, तो रिस्क वेटेड एसेट क्या है? कैश जो था वो क्या था? 0% रिस्क कवर करता था, तो 100 गुना में 0% प्लस दो होम मॉर्टगेज के अंदर हमने देखा कि 50% रखा गया था, तो 200 गुना में 50% प्लस लोन कंपनीज को दिए गए हैं, ठीक है, तो वो 100% की कैटेगरी में थे, तो 300 का 300 पूरा, तो इससे क्या आएगा? 340 रुपये की आपकी रिस्क वेटेड एसेट आ गया, ठीक है। तो रिस्क वेटेड एसेट जो आया वो आपका 340 आया। तो अगर आपने मिनिमम कैपिटल देखना है कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 8% का जो रखा गया है कैप कि आपको 8% होना चाहिए, और कैपिटल आप इसकी निकल आएगी आपसे, और आपको रिस्क वेटेड एसेट कितना है? 340 है, ठीक है। तो आपको 8% कैपिटल, मतलब 8% मेंटेन रखना था, कैपिटल मिनिमम कितनी निकालनी है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी। अब बात आती है बेसल 2 की, क्योंकि वो सिर्फ क्रेडिट जो रिस्क था उसको कैरी कर रहा था, ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं कि 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो थे या हेड ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ जो थी ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़ के अंदर एंडोर्स किया पब्लिकेशन ऑफ, ये नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, कि इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट्स एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स अ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, नई कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क जो नोन एज बेसल 2 के नाम पे जाना जाता है, इसका पूरा नाम ये था, ठीक है। तो जो कमेटी जो थी उसका इंटेंशन जो था वो फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने का था बाय एंड ऑफ ईयर 2006। प्रिंसिपल क्या था? जो नई अप्रोच थी उसके अंदर वो ये था, नोट टू रेज और लोअर द ओवरऑल लेवल ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय बैंक्स बट टू मेक इट मोर रिस्क सेंसिटिव। परसेंटेज 8 ही रखा गया पहले भी और आज भी, ठीक है। तो जो रिस्क सेंसिटिव इसको ज़्यादा बनाना था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्रेडिट रिस्क इसके अंदर कवर किया गया था बेसल 1 के अंदर। स्पिरिट ऑफ न्यू अकॉर्ड इज टू एनकरेज द यूज ऑफ इंटरनल सिस्टम फॉर मेजरिंग रिस्क एंड एलोकेटिंग कैपिटल। तो 3 पिलर इसके अंदर माने गए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है आपको, सुपरवाइजरी रिव्यू करना है, प्रोसेस करना है, और मार्केट डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। पिलर 1 के अंदर क्या था? कैपिटल रेशो जो था वो 8% ही आपको रखना है, जैसे कि बेसल 1 के अंदर बताया गया था। क्रेडिट रिस्क के साथ साथ मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर भी आपको ध्यान देना है मिनिमम कैपिटल के लिए, ठीक है। तो सीधा सीधा जो 0-10% वो बनाए गए थे उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेजर जो चेंज था वो रिस्क वेटेड एसेट के अंदर वो क्या था कि कैपिटल रेशो
जो था वो नए तरीके से निकाला जाने वाला था, अब कैलकुलेट किया जाने वाला था। बेसल 1 के अंदर पर्टिकुलर टाइप के एसेट को पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया गया था कि सारे कंज्यूमर लोन जो हैं वो 100% रिस्की हैं, लेकिन बेसल 2 के अंदर कहा गया कि इसको टाइप ऑफ एसेट के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कंज्यूमर लोन जो है वो गुड रेटिंग के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो गुड रेटिंग के साथ है तो वो कम रिस्की होगा, अगर वर्स्ट रेटिंग के साथ है तो वो आपका ज़्यादा रिस्की होगा। तो रिस्क जो है वो उसकी रेटिंग के हिसाब से दीजिए आप। पिलर 2 के अंदर कहा गया कि सुपरवाइजर्स जो हैं वो इवेल्युएट करेंगे एक्टिविटीज़ को एंड रिस्क प्रोफाइल्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स to determine whether those organizations should hold higher level of capital than minimum requirement in pillar 1 would specify and to see whether there is need of remedial action। ठीक है, तो सुपरवाइजर्स जो हैं वो देखेंगे कि किस बैंक की कितनी रिस्क है, उस हिसाब से उसको कहेंगे कि आपको कैपिटल इतना रखना है। ठीक है, इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, 9% की है रिस्क, जो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है। पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट प्लेस पार्टिसिपेंट्स हैव ए, कमेटी का बिलीव क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव ए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक्स एक्टिविटी एंड controls it has in place to manage its exposure. They are better able to distinguish between banking organizations so they can reward those that manage their risk prudently and penalize those that do not। ठीक है, तो जो बैंक्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं और जो उसके कंट्रोल हैं, अपने एक्सपोजर्स को मैनेज कितना हिसाब से कर पाता है, उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड देना चाहिए जो मार्केट प्लेस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। तो किसी भी तरीके के अगर कोई टाई अप होता है, ठीक है, तो जिसका सबसे बेटर कंट्रोल है उस बैंक को पहले प्रेफर किया जाता है, मार्केट डिसिप्लिन जो मेंटेन रखता है। अब फिर भी सारी चीज़ें मैनेज की गई, ठीक है, फिर भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 के अंदर। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विच विटनेस द ब्रेकडाउन ऑफ इवन वेल कैपिटलाइज्ड बैंक की कैपिटलाइजेशन, जो कैपिटल वगैरह था वो सारा इसके हिसाब से ही माना गया था, लेकिन फिर भी कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर एक ओवरहोल ट्रिगर हुआ। ठीक है, और लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल 3। ठीक है, तो बेसल 3 की शुरुआत इसकी वजह से हुई, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया कि क्या चीज़ें और की जानी चाहिए। तो जो नया फ्रेमवर्क था उसने कहा कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी जो है कैपिटल की वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, एनहांस द रिस्क कवरेज एंड इंट्रोड्यूस मैक्रो प्रूडेंशियल एलिमेंट सच एज लेवरेज रेशो आपको रखना पड़ेगा, काउंटर साइकिल बफर रखने पड़ेंगे, लिक्विडिटी रेशो की तरफ आपको ध्यान देना होगा। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की हुई है इन लाइन विद इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो कैपिटल रिस्क टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो 8% कहती है वो इंडिया के अंदर आरबीआई ने 9% कहा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है टीयर 1 जो कैपिटल है वो आपको मिनिमम कैपिटल रेशो 6% रखना है, और टीयर 1 कैपिटल का रिस्क वेटेड के साथ, और टीयर 2 का आपको 2% रखना है। ठीक है, सो टीयर 1 कैपिटल इंडिविजुअली नीड्स टू बी 6% एंड टीयर 2 शुड बी 2%। आरबीआई रिकमेंड करता है टीयर 1 7% और टीयर 2 2%। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है जो बेसल के द्वारा बताया गया है, और आरबीआई कहता है कि 7% और 2% आपको रखना है टीयर 1 टीयर 2 के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशो ये है कि अगर किसी भी तरीके का कोई कोलैप्स हुआ है मार्केट के अंदर, तो आपके पास इतना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि अगले 30 दिनों के आउटफ्लो को आप ऑनर कर पाएं, ताकि 30 दिन के अंदर जो ये कंडीशन अकर हुई है उसको मैनेज किया जा सके। द लिक्विडिटी कवरेज रेशो इज द रिक्वायरमेंट whereby banks must hold an amount of high quality liquid asset that's enough to fund cash outflow of 30 days। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है, सीआईबी में पूछ लिया जाता है, जब पूछा जाता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो के बारे में कि कितना होना चाहिए, तो 30 डेज 45 डेज 60 डेज ये बता दिया जाता है। तो याद रखिए 1 महीने के लिए होता है ये। दिस लिक्विडिटी बफर इज इंटेंडेड टू प्रमोट रेजिलियंस टू पोटेंशियल लिक्विडिटी डिस्ट्रप्शंस ओवर 30 डेज इन हॉरिजॉन्टल स्टेट। 30 दिन के लिए अगर दिक्कत आई है तो भी आपके पास उतना एसेट होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो मस्ट बी 100%। क्यों? इसका फॉर्मूला क्या है? हाई लिक्विड क्वालिटी लिक्विड एसेट अपॉन नेट लिक्विडिटी ओवर 30 डेज। और 30 डेज के इक्वल आपके पास एक लिक्विड एसेट होना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली 100% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इंडियन बैंक्स को जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो इम्प्लीमेंट करना था लास्ट 2019 तक। ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB, इसका भी पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है वो कितना होना चाहिए। आरबीआई जो बेसल 3 के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब किया गया है कि बैंक्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग्स इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर भी,
ठीक है। क्राइसिस के अंदर जब क्राइसिस हुआ तो उससे क्या लेसन लिया गया, ड्रॉइंग लेसन फ्रॉम क्राइसिस दैट बैंक्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग्स इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये कहा गया है कि आपको ये 9% के अलावा आपको 2.5% रिस्क वेटेड एसेट का कंजर्वेशन बफर रखना होगा। ठीक है, कि रिस्क के अंदर इस कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है उसको यूज़ करना होगा आपको। ठीक है, तो बेसल 1, 2, 3 के बारे में हम एक बार फिर देख लेते हैं। 1988 में आया, वेरी सिंपल था इन नेचर। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच थी कि सारे मॉर्टगेज टाइप के लोन थे वो इस तरीके के रखने हैं, कंज्यूमर लोन थे वो सारे 100% की कैटेगरी में रख दिए गए। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, बेसल 2 के अंदर बताया गया कि वो उसकी रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके रखिए आप। ठीक है, जो 2009 के अंदर इंडिया में इंप्लीमेंट की गई, जो रिस्क सेंसिटिव थी। तीसरे के अंदर क्या देखा गया कि ये बेसल 2 के अंदर जो शॉर्टकमिंग थी वो क्या थी कि कैपिटल जो थी वो प्रॉपर बेसल 2 के अकॉर्डिंग रखने के बावजूद भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और कहा गया कि आपको अलग तरीके की भी कुछ कैपिटल रखनी पड़ेगी, जैसे कि कंजर्वेशन बफर 2.5% का रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो भी इसके अंदर डेजिग्नेट किया गया, अलग तरीके से बताया गया। ठीक है, तो ये थी बेसल 1, 2, 3 पता चल गया हमें। ठीक है, इसी तरीके की सीरीज़ के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हैंड होल्डिंग आपके साथ करने वाला है JIB आपके अपकमिंग डेज के अंदर, जब तक आपका CIB का रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता। चैप्टर वाइज सेशंस, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स और MCQ से रिलेटेड हम सेशंस आपके लिए ला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरीज दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम उनको सुधार सकें। थैंक यू सो मच।